हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी उससे भी ज्यादा अच्छी चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं अपनी क्लास नंबर 2 की, जिसमें हम पढ़ने वाले अपने पास लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सर, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? रुको रुको रुको, धीरे धीरे मैं सारी चीज समझाऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है। मैं पहले आपका एक फाउंडेशन बेस बना देता हूं, ठीक है। तो देखो, बेस क्या है। बेस ये है कि आप अपने घर की सिचुएशन जरा एक बार रख के देखो कि घर में जो आपके पापा या मम्मी कौन है जो पॉलिसी मेकर है। पॉलिसी मेकर जो रूल्स बनाती है, सुबह कितने बजे उठना है, कौन इतने बजे तक सो जाएगा, कितने बजे तक पढ़ना चाहिए। मोस्टली पापा होंगे और मम्मी भी हो सकती हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पे पापा को मान लूं कि आप सभी लोगों के घरों के अंदर पापा की चलती है। मैं जानता हूं मम्मी की चलती है, नो डाउट, लेकिन फिर भी मान लेता हूं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए उन्हें भी एक रिकॉग्निशन दे देते हैं। तो आपके घर में आपके पापा की चलती है। पापा इज द पॉलिसी मेकर, पापा पॉलिसी मेकर है। अब आपने कहा, आप सोच रहे हो काश अगर मैं 12th क्लास में अच्छे मार्क्स ले आऊं तो क्या पापा मुझे मेरी अच्छी बाइक दिलाएंगे, और लड़कियां सोचेंगे मुझे स्कूटी दिलाएंगे। मतलब एग्जांपल, ठीक है। तो आप अपनी बात डायरेक्टली पापा को नहीं बोल सकते। डायरेक्टली बोलोगे लात घूंसे सब कुछ पड़ जाएंगे आपके मिनटों के अंदर, सेकंड्स के अंदर। बोल के तो देखो एक बार। आप क्या करते हो, बीच में बोलते हो मम्मी अरे सुनो ना, बोलो ना अपने हस्बैंड को मतलब आपने, मतलब मेरे पापा को बोलो कि मुझे ना जब मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो मुझे स्कूटी या बाइक दिला दें। तो मम्मी कहती है यार तू खुद बात कर ले। तो क्या बोलते हो, नहीं नहीं मम्मी आप ही बात करो। आप मम्मी को एक मीडिएटर बनाते हो, यानी आप अपनी बात को डायरेक्टली पापा से ना बोलकर बीच में एक लिंकिंग चेन जोड़ देते हो। इसी तरह पापा भी क्या करते हैं, जनरली ऐसे गर्ल्स होती हैं, वो कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करती हैं जो पापा को नहीं पसंद, तो वो डायरेक्टली नहीं बोलते। हाँ, लड़के की बात है तो दे बेल्ट जूते ही स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन लड़कियों के साथ थोड़ा सा वो किया जाता है। तो बीच में मम्मी को बोल देते हैं कि मतलब वो बोलते हैं कि अपनी बेटी को समझाओ ये इस तरह की हरकत ना करे, अच्छी नहीं है समाज के लिए। मतलब इस तरीके से बोलते हैं, मतलब बीच में एक मीडिएटर अपॉइंट करते हैं। मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। कहने का मतलब हमारे घरों के अंदर भी ना लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। हम डायरेक्टली अपनी बात पॉलिसी मेकर को नहीं बोलते, ना पॉलिसी मेकर डायरेक्टली अपनी बात हमें बोलता है, बीच में एक मीडिएटर अपॉइंट करता है। ठीक उसी तरह एक कंपनी का जो मालिक है वो अपनी बात डायरेक्टली उन व्यक्तियों को नहीं बोलता जो व्यक्ति काम कर रहे हैं फैक्ट्री के अंदर, क्योंकि भाई मालिक और उसमें एक फर्क होता है ना। तो वो अपनी डिग्निटी, अपनी ईगो, वो सब मेंटेन करके चलते हैं। तो इसीलिए हम बनाते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट 3 टाइप की होती है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो चलिए पहले पढ़ते हैं कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, ठीक है। तो देखो, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, एवरी इंडिविजुअल इन द हिराची। हिराची मतलब एक ऑर्डर होता है। हर इंडिविजुअल अपने अपने ऑर्डर के हिसाब से क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी सक्सेस और अपनी फेलियर के लिए। यानी कल को घर में कोई दिक्कत आएगी तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं, आपके पापा रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। हाँ, कोई घर में चीज तोड़ दी उसके लिए पापा नहीं बल्कि आप खुद रिस्पॉन्सिबल माने जाओगे। ठीक उसी तरह एक कंपनी के अंदर एक हिराची, एक पूरी टेबल श्रृंखला होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है अपनी सक्सेस के लिए, अपने काम को पूरा करने के लिए, एक पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने के लिए। द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बाइंड इंडिविजुअल एज सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। सुपीरियर मतलब टॉप लेवल, सबऑर्डिनेट मतलब लोअर लेवल, जो लोग काम कर रहे हैं। टू गिव राइज डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों ये जो पूरी लाइन लिखी है मैं आपको समझाऊं सिंपल भाषा में। एक कंपनी के अंदर काम करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं जिनको एक श्रृंखला में बांट दिया जाता है, किसको क्या काम करना है और कौन किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उसको 3 अथॉरिटी में डिवाइड कर दिया, जिसको हम बोलते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि सब ऑर्डिनेट से लेकर सुपीरियर से लेकर सब ऑर्डिनेट तक होती है, टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल तक होती है। और ऐसे कितने श्रृंखलाएं, 3 है। कौन कौन सी? टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट की। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, ध्यान से सुना। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग आते हैं वो याद कर लो, क्योंकि केस स्टडीज पे से बनती ही बनती है। मैंने क्या बोला, इसको याद कर लो, केस स्टडी बनती है। तो क्या होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सीएमओ, चीफ मैनेजमेंट ऑफिसर सीएमओ, और सीएफओ को चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर जिसे एमडी बोलते हैं। इसके बाद आ गया हमारा चेयरमैन और प्रेसिडेंट। ये सब हमारे क्या होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग होते हैं। यानी ये वो लोग होते हैं जो कंपनी के रिगार्डिंग पॉलिसीज को फ्रेम करते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम करते हैं। ये वो व्यक्ति होते हैं। दोस्तों मैं एक एग्जांपल लूं, मुझे आप एक बात बताओ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आपके मन में क्या पिक्चर बन के आई? मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी। टाटा नैनो, टाटा नैनो क्या बन के आई? रतन टाटा। समझ रहे हो?
इसी तरीके से वो व्यक्ति जिनको रिप्रेजेंट करती है कंपनी, यानी जो डायरेक्टली फेस होते हैं कंपनी के। रिलायंस की बात करते टाइम मुकेश अंबानी की याद आती है, प्रधानमंत्री की बात करते टाइम नरेंद्र मोदी याद आते हैं। ये क्या है, ये रियल फेस होते हैं कंपनी के। कौन होते हैं, रियल फेस ऑफ कंपनी। ये वो व्यक्ति होते हैं जो पॉलिसी बनाते हैं, और ऐसे व्यक्ति को हम नाम देते हैं, किस कैटेगरी में डालते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट में डालते हैं। इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ मैनेजमेंट ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी बोलते हैं शॉर्ट में, चेयरमैन और प्रेसिडेंट, ये लोग आते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में। अब इनके क्या फंक्शंस होते हैं वो पढ़ते हैं एक बार, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तीनों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा, याद कर लो। पहला, इनका फंक्शन क्या होता है, दे आर द पॉलिसी मेकर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी पॉलिसी, कोई भी रूल्स, कोई भी रेगुलेशन बनाएंगे तो कौन बनाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है। नंबर 2, रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल। कल को कुछ भी होता है, अच्छा होता है तो भी ये रिस्पॉन्सिबल है, बुरा होता है तो भी ये रिस्पॉन्सिबल है। फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ये डिसाइड करते हैं कि इस साल हमें ऑर्गेनाइजेशन में क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, क्या गोल्स अचीव करने हैं, कौन, टॉप लेवल डिसाइड करता है। एंड उसके मुताबिक क्या करता है, स्ट्रेटजीज फॉर्म करता है, पॉलिसीज बनाता है, फॉर्मुलेट करता है, कौन, टॉप लेवल। मैं रिपीट करता हूं, फॉर्मुलेट करता है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड स्ट्रेटजीज फॉर देयर अचीवमेंट। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो टाइम टू टाइम पॉलिसीज फ्रेम करता है और रूल्स बनाता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज एंड इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी। कल को सोसाइटी पे कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट होगा। कल को रिलायंस जियो ने कोई भी डेटा के साथ हेरफेर की, डेटा बेच दिया चाइना वालों को, तो बताओ कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, मुकेश अंबानी, टॉप लेवल, उसके एमडी, उसके प्रेसिडेंट, उसके चेयरमैन। बोलो क्लियर वो। इसके बाद दे आर द रियल फेस ऑफ द एंटिटी। ये वो व्यक्ति होते हैं जिनसे आप कंपनी को जानते हो। पेटीएम कौन, विजय शेखर याद आता है, तो ये क्या है, ये रियल फेस है कंपनी का। रिलायंस में मुकेश अंबानी याद आता है, रतन टाटा कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या होते हैं, उसके रियल फेस होते हैं। और इसको किस में डाला गया है, टॉप लेवल मैनेजमेंट में। बोलो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्लियर हुआ। अब हमारे पास केस स्टडी आ सकती है, उसमें कहेगा कि एक मिस्टर एक्स है जो कि अपॉइंट हुआ है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, और उसको पॉलिसी फ्रेम करनी, बताओ वो किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे काम कर रहा है, उसके क्या क्या फंक्शन है, तो आप बताओगे वो टॉप लेवल पे काम करता है और ये उसके फंक्शंस हैं। क्लियर। अब बात करते हैं लोअर लेवल की, सॉरी मिडिल लेवल की। मिडिल लेवल में क्या आएगा, मिडिल लेवल वो होते हैं जो टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में लिंकिंग चेन का काम करते हैं। ठीक है, मालिक और वर्कर के बीच का जो व्यक्ति होता है उसे बोलते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है याद कर लो। प्रोडक्शन मैनेजर आता है, फाइनेंस मैनेजर आता है, एचआर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर आता है, मार्केटिंग मैनेजर आता है, जनरल मैनेजर आता है। अच्छा सर हमें एक चीज कॉमन लगी, क्या बताओ, मिडिल लेवल में सब में मैनेजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, जहां वर्ड मैनेजर आ जाए याद कर लेना, वो क्या बन जाएगा, आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट बन जाएगा। क्वेश्चन में ऐसे ही हम आइडेंटिफाई करेंगे कि मिडिल है, टॉप है या लोअर है। ठीक है, रिपीट कर दूं, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, एचआर मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर और जनरल मैनेजर, ये किस में आते हैं, मिडिल लेवल में आते हैं। राइट नाउ ये उनके फंक्शंस हैं। अब फंक्शन में क्या क्या है, सबसे पहला दे आर द लिंकिंग चेन बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच का जो लिंकिंग चेन होता है, इनको जोड़ने का काम कौन करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है। सेकंड है इंटरप्रेट द पॉलिसी फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल। अच्छा टॉप लेवल ने अपने ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचने के लिए जितने भी कपल ऑफ रूल्स बनाए, जितने भी रेगुलेशंस बनाए, उन रेगुलेशंस को बताना किसको, लोअर लेवल वालों को। किसका काम है, मिडिल लेवल वालों का काम है। समझ आई। टॉप लेवल पे बैठे लोगों ने जितनी भी पॉलिसीज फ्रेम की है, उन पॉलिसी से अवगत कराना, इंट्रोड्यूस कराना किसका काम है, मिडिल लेवल का। और किसको इंट्रोड्यूस कराई जाती है, लोअर लेवल को। ठीक है, तो वही लिखा है इंटरप्रेट द पॉलिसी। इंटरप्रेट मतलब समझाना, जो किसने फ्रेम की है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने फ्रेम की है। एंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज नेसेसरी पर्सनल या मैन पावर। अब ये बताओ कि जो ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करना है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारे पास प्रॉपर मैन पावर यानी प्रॉपर लोग हैं भी या नहीं है, उनकी हायरिंग करनी पड़ेगी, या ज्यादा लोग हैं तो उनको फायर करना पड़ेगा। ये सारी चीजें कौन इंश्योर करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट करती है। कौन करती है, मिडिल लेवल। कोई मुकेश अंबानी या रतन टाटा बैठ के किसी का इंटरव्यू नहीं लेते, वो कौन लेता है, मिडिल लेवल
लेता है। ठीक है, चलिए इसके बाद है असाइन नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लोगों को उनकी ड्यूटीज बताना और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करना, ये किसका काम है? मिडिल लेवल का है। मोटिवेट देम टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, और अपने उस डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए ये लोग क्या करते हैं? शाबाश शाबाश और शाबाश, तुम ये काम कर सकते हो, ये उनको मोटिवेट करते हैं। कौन करता है मोटिवेट? मिडिल लेवल। किसको करता है? टॉप को, लोअर को? लोअर लेवल को। क्लियर? इसके बाद है कोऑपरेटिव विद अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक एंटिटी में या एक ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना, तालमेल बनाए रखना, जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। वो तालमेल कौन बनाता है? तालमेल मतलब कोऑर्डिनेशन कौन बनाता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट बनाता है। इस पर मैं एक एग्जांपल दूं जिससे ज्यादा क्लियरिटी हो जाए। देखो एग्जांपल क्या है, एक कंपनी में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, इसके बाद सेल्स डिपार्टमेंट है और एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है। ठीक है, एक कंपनी में माल बनता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, फिर उस माल को बेचा जाता है सेल्स डिपार्टमेंट के थ्रू, फिर सेल्स करते टाइम कुछ लोग इंस्टॉलमेंट बनवाते हैं, तो जरूरत होती है फाइनेंस मैनेजर की। ठीक है, तो 3 डिपार्टमेंट हो गए, प्रोडक्शन, सेल्स और फाइनेंस। अब एक बात हो, प्रोडक्शन मैनेजर अगर ढंग से काम ना करे और काम को लेट करे तो क्या इसका इंपैक्ट सेल्स डिपार्टमेंट पे पड़ेगा? हाँ, सेल कम हो जाएगी, सेल कम होगी तो फाइनेंस कम होगा, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक की गलती का इंपैक्ट सभी लोगों पर पड़ता है। तो ऐसा ना हो, इस चीज के लिए वो सभी डिपार्टमेंट क्या बनाते हैं? तालमेल बनाते हैं। और कौन बनाता है? मिडिल लेवल। कौन बनाता है? मिडिल लेवल। और यही बात लिखी है कि वो कोऑपरेटिव करते हैं अदर डिपार्टमेंट्स के साथ ताकि स्मूथ फंक्शनिंग हो पाए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बोलो क्लियर हुई है बात? तो दिस इज कॉल्ड मिडिल लेवल मैनेजमेंट। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा वो आपसे बता देगा कि ये एक मैनेजर है कंपनी का, और बताओ वो किस लेवल पे है और उसके क्या फंक्शंस है। तो बताना पड़ेगा हमें मिडिल लेवल पे और उसके ये फंक्शंस है। मैं भी केस स्टडी कराऊंगा, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का, मैं केस स्टडी भी कराऊंगा। ठीक है, आओ लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, थोड़ा एनर्जेटिक हो जाओ, मजा आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या होता है? ये वो लोग होते हैं जो वर्कर्स के साथ डील करते हैं। लोग गलत समझ बैठते हैं, बच्चे बहुत चीजें इसको गलत ले लेते हैं, बच्चे समझते हैं ये वो लोग हैं जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं। नहीं नहीं दोस्तों, इनके बाद जो लोग आते हैं वो होते हैं एक्चुअल वर्कर जो काम कर रहे होते हैं। जो लेबर लोग होते हैं उनका कोई लेवल नहीं होता, वो बिल्कुल फॉरमैन होते हैं। फिर उनके ऊपर आता है लोअर लेवल, फिर उनके भी ऊपर आता है मिडिल, फिर उनके भी ऊपर आता है टॉप लेवल। बोलो क्लियर हुआ? तो ये वो लोग नहीं है जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये उन लोगों को देखते हैं या उन लोगों से इंटरेक्ट करते हैं जो एक्चुअली में कंपनी में क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। बोलो क्लियर हुआ? उसे बोलते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट। जैसे उसमें आते हैं सुपरवाइजर आते हैं, टीएल आते हैं, टीम लीडर आते हैं, कोऑर्डिनेटर्स आते हैं, ये सब किस में आते हैं? लोअर लेवल में आते हैं। बोलो क्लियर? इसको हम इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट। हाँ, इसको हम सुपरवाइजरी मैनेजमेंट और ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी कहते हैं। मतलब लोअर लेवल मैनेजमेंट भी कहते हैं, ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी कहते हैं और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी कहते हैं। हो सकता है एग्जाम के अंदर ये वर्ड्स दे दे और आप सोच के चलो ये तो होता ही नहीं, लोअर होता है। नहीं, लोअर के 2 नाम और होते हैं, सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट, याद रखना। इसके बाद है दे इंटरेक्ट विद एक्चुअल वर्कर। ये वो लोग होते हैं, ये वो मैनेजमेंट होता है जो एक्चुअली में जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ ये डील करते हैं। उनको देखते हैं कि वर्कर काम ढंग से कर रहा है नहीं कर रहा, और उनकी ड्यूटीज को इंश्योर करते हैं कि वो काम हो भी पा रहे हैं नहीं हो पा रहा है एक्चुअल में। तो वो कौन होते हैं? लोअर लेवल मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं। दे पास इंस्ट्रक्शन ऑफ मिडिल लेवल। जो इन्होंने गाइडलाइंस बनाई है या बताई हैं उनको चेक करते हैं क्या वो गाइडलाइन पूरी तरह से फुलफिल लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कौन करेगा? लोअर लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि इनका सीधा लिंक किससे होता है? वर्कर्स से होता है। फिर सुपरवाइजर डायरेक्टली ओवरसीज द एफर्ट ऑफ वर्कफोर्स। ये सुपरविजन का मतलब होता है देखना, निरीक्षण करना। आप हिंदी में भी लिख लो क्योंकि हिंदी वाले वर्ड्स बहुत जल्दी दिमाग में क्रैक हो जाते हैं। ठीक है, तो सुपरवाइजरी मतलब निरीक्षण या देखरेख करना। ये डायरेक्टली देखरेख करते हैं जो लोग काम कर रहे होते हैं, यानी वर्क फोर्स का मतलब जहां पर काम किया जा रहा है ये उसको डायरेक्टली देख पाते हैं, ये डायरेक्टली देख पाते हैं। बात समझ आई? जैसे कंपनी के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में किसी फैक्ट्री में मशीन लगी और उसमें लोग काम कर रहे हैं, तो लोगों को काम करते हुए कौन देख पाता है? लोअर लेवल। ये लोग केबिन में बैठे होते हैं और ये लोग तो बिल्कुल आउट ऑफ इंडिया बैठे होते हैं। समझ लो, इस तरीके से समझो।
दे एंश्योर सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड मेंटेन्ड, ये एंश्योर करते हैं कि जो वर्कर काम कर रहा है क्या वो सेफ तरीके से कर रहा है नहीं कर रहा। कल को वर्कर को चोट लग जाए तो हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स है या नहीं है। हमारी मशीनें गर्म हो जाती हैं, अचानक से फायर हो गई तो क्या फायर एक्सटिंग्विशर्स हमारे पास है या नहीं है। प्रॉपर सुविधा, प्रॉपर फैसिलिटी, पानी की और उसकी हवा की, ये सारी सुविधा है या नहीं है। कौन इंश्योर करेगा? लोअर लेवल। कौन इंश्योर करेगा? लोअर लेवल। क्लियर। इसके बाद है थ्रू देयर एफर्ट क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन्ड एंड मिनिमाइज द वेस्ट ऑफ मटेरियल। अगर लोअर लेवल मैनेजमेंट ना हो तो वर्कर तो भैया रॉ मटेरियल दोगे वो वेस्ट करना शुरू कर देगा। आप इतना बड़ा बोर्ड दोगे और कहो इसको काट के एक टेबल बनानी है, वो क्या करेंगे? इससे टेबल नहीं बनाएंगे, इसको फेंक देंगे तोड़ ताड़ के और एक नई शीट ले लेंगे। उनकी जेब से क्या जा रहा है? यानी वो रॉ मटेरियल का बहुत वेस्ट करते हैं। उस वेस्टेज को रोकने के लिए लोअर लेवल मैनेजमेंट उनका खासा ध्यान रखता है और इंश्योर करता है कहीं कोई वेस्टेज वगैरह तो नहीं हो रही। एक होता है नॉर्मल वेस्ट जो नॉर्मली होती ही होती है, और एक होता है एबनॉर्मल वेस्ट। वो एबनॉर्मल वेस्ट नहीं होने देते। कौन? लोअर लेवल। अच्छा सर एक बार बता दो ये क्या होता है एबनॉर्मल वेस्ट और नॉर्मल वेस्ट? देखो अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास ये एक शीट है, इस शीट में मुझे सर्कल्स काटने हैं, तो मैं जानता हूँ एक शीट में 6 सर्कल्स कट जाते हैं। तो ये जो किनारे किनारे का एरिया है ये क्या हो गया मेरे लिए? ये मेरे लिए वेस्ट हो गया। जो मैं कलर कर रहा हूँ ना, ये वाला एरिया मेरे लिए क्या हो गया? वेस्ट हो गया। तो जिस वेस्ट को हम नहीं रोक सकते, जो नॉर्मली होगा ही होगा, इसे बोलते हैं नॉर्मल वेस्ट। इसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल वेस्ट। जनरली ऐसा होना चाहिए। एक वर्कर ने क्या किया, उसके पास ऐसी शीट थी, उसने क्या किया, एक सर्कल लिया और एक लिया और दूसरा, मतलब उसने 4 ही शीट काटी, बाकी इतना सारा वेस्ट कर दिया। जबकि कटनी कितनी चाहिए थी? 6, काटी कितनी? 4। तो ये जो वेस्ट हुआ ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल है, इसे रोका जा सकता था। अब ये चीजें कौन इंश्योर करेगा? लोअर लेवल मैनेजमेंट करेगा कि कहीं कोई वर्कर ऐसा तो नहीं कि एबनॉर्मल वेस्ट कर रहा हो, और अगर कर रहे तो उसे रोकेगा। ये काम किसका होता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट का। सो आई होप गाइस कि यहां पर आपको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। तो हमने अभी क्या पढ़ा? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट अपने पास टॉप लेवल होते हैं जो कंपनी का रियल फेस होते हैं, एक होता है हमारे मिडिल लेवल जो उनके द्वारा बनाई गई पॉलिसीज को लोअर लेवल तक पहुंचाते हैं, और लोअर लेवल वो होते हैं जो डायरेक्टली वर्कर्स के लिंक में आते हैं और उनको चीजें समझाते हैं। ठीक है, और उनके एक्चुअल आउटपुट को डिजायर्ड आउटपुट से क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। बोलो क्लियर हुआ? तो यहां पर हमारा ये टॉपिक जो होता है वो कंप्लीट होता है। तो अब हम बात करते हैं अपने पास फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस होते हैं। दोस्तों मैनेजमेंट के टोटल 5 फंक्शन होते हैं जिनके नाम है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सर एक बात बताओ, इनको कोई याद करने की ट्रिक है या कोई निमोनिक है? हाँ दोस्तों, इनकी एक निमोनिक है, मैं आपको बताता हूँ। निमोनिक क्या है? पोस्ट की सुविधा होती है ना, पोस्ट डीसी, POST है, POS होता है, T कुछ नहीं होता, हटा दो, और DC। ठीक है, P मतलब प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, C फॉर कंट्रोलिंग। T हटा देना, T का कोई काम नहीं है। तो पोस्ट DC। क्लियर है? चलो अब मैं आपको बताता हूं क्या होता है ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला आता है प्लानिंग। चलो एक काम करते हैं, एक केस स्टडी उठाते हैं। रिलायंस जियो ने ये अंदाजा लगाया कि आने वाले टाइम के अंदर टेलीकॉम सेक्टर के अंदर हमें एक क्रांति, रेवोल्यूशन लेकर आनी है। ऐसा रेवोल्यूशन लेकर आना है जिस तरह एक इंसान के लिए ह्यूमन ब्लड बहुत जरूरी है, ठीक उसी तरह एक इंसान के लिए इंटरनेट का भी होना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने फ्यूचर देख लिया था, उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि इंटरनेट जो है आने वाले टाइम के अंदर बहुत ही नेसेसरी आइटम बनने वाला है। तो क्यों ना इसी पर हम पकड़ बनाए, और इंटरनेट की जो सुविधा है वो गांव के हर एक गली कोने तक पहुंचनी चाहिए और कम से कम रेट पर पहुंचनी चाहिए। तब ये जियो ने अपना एक प्लान लॉन्च किया जिसके आते ही एयरटेल वगैरह सारे के सारे ठप्प पड़ गए। ये बताओ आने से पहले रिलायंस जियो ने प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाई होगी नहीं बनाई होगी? प्रॉपर प्लानिंग की होगी नहीं की होगी? बिल्कुल की होगी। उन्होंने प्लान किया होगा कि हमें कौन कौन से सेक्टर्स पे ज्यादा ध्यान देना है, किन किन जगहों पर हमें अपने ज्यादा से ज्यादा टावर्स लगाने हैं जिससे हमारी रीच जो है वो बढ़े, किस तरह से हम अपने सिम्स को फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करें जिससे हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं सिम के वो इंक्रीज होना स्टार्ट कर दें, किस तरह से उनके बिहेवियर ऑफ पैटर्न में चेंज लेकर आएंगे, किस तरह से हम उन्हें इंटरनेट का आदी बनाएंगे। 3 महीने फ्री दे दो, फ्री में कॉलिंग करे, फ्री में इंटरनेट। लोग इंटरनेट देख देख के इतने आपको आदी बना लेंगे, इसके बाद अगर उनसे पैसे चार्ज करेंगे तो वो पैसे दे देंगे क्योंकि हमने उनकी नीड क्रिएट कर दी है। ये सारी चीजें उन्होंने प्रॉपर पहले प्लान की होंगी नहीं की होंगी, और इसी चीज को जो करने से पहले सोची जाती है उसे बोलते हैं प्लानिंग। बोलो क्लियर है? दूसरा
ऑर्गेनाइजिंग। अच्छा एक काम करते हैं, पहले प्लानिंग पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहां पर आप देख पा रहे हो POSDC, ठीक है। सबसे पहला है प्लानिंग। प्लानिंग में क्या बोला है, इट इज डिफाइंड एज सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव। यहां पे हम अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं कि रिलायंस जियो ने सेट किया कि हम अगले 5 साल में या अगले 1 साल में अपने आप को उस पोजीशन पे देखना है जहां तक अभी एयरटेल आइडिया वाले कोई नहीं पहुंच पाए। यानी प्लानिंग में हम अपने आइडियाज को, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को, हम अपने डिजायर को सेट करते हैं with the objective for given time period, formulate करना, बनाना various courses of action या various policies frame करना to achieve them and then selecting best possible alternative, और उनमें से जो भी बेस्ट है उसको रिसीव कर लेना। जब भी हम कोई प्लान बनाते हैं अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए तो हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। क्या हम सारे ऑप्शन अवेल कर लेते हैं? आंसर इज नो। हम उसमें से चुनिंदा ऑप्शंस को ही अवेल करते हैं, बाकियों को रिजेक्ट कर देते हैं। तो वो कौन से चुनिंदा ऑप्शंस हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होंगे हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, वो सारी चीजें सोचना, वो सारी चीजें मन में सोचना इज कॉल्ड प्लानिंग, इज कॉल्ड प्लानिंग। बोलो क्लियर है? नाउ नंबर 2 ऑर्गेनाइजिंग। अच्छा एक बात बताओ, रिलायंस जियो ने जब प्लान कर लिया कि वो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर सबसे पहले साल के अंदर वो 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स को गेन करना चाहते हैं, ठीक है। अब उन्होंने ये प्लान कर लिया। इस प्लान को करने के लिए हमें कुछ तो रिसोर्स चाहिए होंगे ना। हमने जब प्लान कर लिया तो अब हमने सोचा कि इस प्लान को मुकाम तक पहुंचाने के लिए हमें कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, हमें कहां से रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, हम सिम की मैन्युफैक्चरिंग कहां पर करेंगे, हमें टॉवर्स लगाने के लिए किन किन कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, हमें लेबर हायर के लिए कौन से ठेकेदार से बात करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें प्लानिंग में नहीं होती हैं, ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजिंग में होती है। प्लानिंग में तो सिर्फ हम अपने गोल्स को टारगेट करते हैं, गोल्स को डिफाइन करते हैं, गोल्स को सेट करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, लेकिन उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए जो रिसोर्सेज को कलेक्ट किया जाता है दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। बोलो समझ आया? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब हम उस गोल को अचीव करने के लिए जो जो रिसोर्सेज की जरूरत है वो सब हम कलेक्ट करके रख रहे हैं, यूज नहीं कर रहे, सिर्फ कलेक्ट कर रहे हैं अलग अलग जगहों से। दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। बोलो समझ आया? चलिए पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? इट इज द असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज। इसमें हम ड्यूटीज असाइन करते हैं कि सिम के लिए हम इस पर्सन से काम कराएंगे, हम टॉवर्स बनाने के लिए इस पर्सन से काम करवाएंगे, हम लेबर के लिए इनसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। यानी ड्यूटीज को असाइन किया जाता है, ग्रुप टास्क दिया जाता है और अथॉरिटीज स्टैब्लिश की जाती है। कौन किस बात के लिए उत्तरदायी होगा, जिसको जो काम दिया गया, जिसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जिसको जो अथॉरिटी दी गई है, वो उसी काम के लिए क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा। ऐसा तो नहीं कि मैं सिम बनाने वाली कंपनी को ये दोष दूं कि तुमने टावर ढंग से नहीं बनाए। भाई वो तो दूसरे का काम है। यानी हर पर्सन को उसके काम के अकॉर्डिंग क्या देना? अथॉरिटी देना। एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेस, और रिसोर्सेस को एलोकेट करना, चारों तरफ से रिसोर्सेस को क्या करना? इकट्ठा करना। रिक्वायर्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक प्लान, ताकि जो अपने स्पेसिफिक प्लान किया है उस प्लान तक हम पहुंच पाए। बोलो क्लियर हुआ? तो दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, तो एक बार फिर से पढ़े। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है ड्यूटी को असाइन करना, टास्क असाइन करना और अथॉरिटी को डिफाइन कर देना कौन किसके लिए लायबल होगा, और रिसोर्सेज को इकट्ठा करके अपने प्लान के लिए इकट्ठा करना। दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। बोलो क्लियर हुआ? नाउ नंबर 3 इज स्टाफिंग। अब एक बात बताओ, जब रिलायंस जियो ने पहले सोच लिया मुझे 20 मिलियन सब्सक्राइबर करने हैं, दैट इज प्लानिंग। उसके लिए रिसोर्सेज इकट्ठा करना शुरू कर दिया, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। लेकिन अब जो रिसोर्स उसने इकट्ठे कर लिए, इसको करने के लिए इंसान की जरूरत है, इसको करने के लिए मशीन्स की जरूरत है, दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। अगर हमने मशीन खरीद ली तो उस मशीन को ऑपरेट कौन करेगा, उसको कौन चलाएगा? इसके लिए हमें मैन पावर की जरूरत है, और वो जो मैन पावर है वो कहां से आएगी? स्टाफिंग की प्रोसेस से आएगी कि हम उसकी स्टाफिंग कर रहे हैं, हम उनको रिक्रूट कर रहे हैं, हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये सब किस में आएगा? स्टाफिंग के अंदर आएगा। बोलो समझ आई बात? क्योंकि अल्टीमेटली जब हमने रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज कर लिए ऑर्गेनाइजिंग में, तो अब उनको कौन करेगा अल्टीमेटली? या तो आपका लेबर करेगा यानी एम्प्लॉय करेगा, या मशीन करेगी। अब मशीन करेगी तो मशीन को भी तो ऑपरेट करने के लिए एम्प्लॉय की जरूरत है, तो ये सारे एम्प्लॉय की हायरिंग होगी, जिसे बोलते हैं स्टाफिंग।
सही इंसान को सही जगह पर लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये बताओ, मेरी इस क्लास को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो हमारा कैमरामैन है वो रिकॉर्डिंग भी करता है और वो एडिटिंग का भी काम करता है। अब बताओ, उसके लिए जब मैंने इंटरव्यू लिए तो क्या मैं किसी ऐसे कैंडिडेट को रखूंगा जिसको अकाउंटिंग फील्ड की नॉलेज हो? नहीं, मैं ऐसे पर्सन को रखूंगा जिसे फोटोशॉप, जिसे एडिटिंग वगैरह सब कुछ करनी आती है। यानी सही जॉब पर सही इंसान को प्लेस करना इज कॉल्ड स्टाफिंग। दूसरी चीज, कितने लोगों की नीड है उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए, दिस इज ऑल्सो बी कॉल्ड स्टाफिंग। इट डजंट मीन कि एक पर्टिकुलर टास्क दे दिया। आप सोचो, मैं अपनी वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पे 5 एडिटर रख देता हूँ, 5 कैमरामैन्स। क्या लगता है आपको कोई जरूरत है इसकी? इससे तो मेरी अल्टीमेटली कॉस्ट बढ़ रही है, इतनी तो जरूरत मुझे है नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफी है। तो ऐसे में स्टाफिंग हमें एप्रोप्रिएट तरीके से करनी होती है। जितने लोगों की जरूरत है हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए हमें कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। दिस ऑल प्रोसेस इज कॉल्ड स्टाफिंग। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। स्टाफिंग क्या होता है? इट इज कंसर्न विद द ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग अ सेटिस्फैक्ट्री एंड फिलिंग द वैकेंसी, वैकेंसीज को फिल करना, राइट प्लेस राइट पर्सन, सही इंसान को सही जगह पर प्लेस करना। दिस ऑल थिंग्स आर कॉल्ड स्टाफिंग। बोलो, स्टाफिंग आप लोगों को समझ आया? चलिए, जब हमने रिलायंस में लोगों की भर्ती कर ली, आईटी सेक्टर के लोग उठा लिए, कुछ लेबर्स भी उठा लिए, कुछ स्वीपर्स भी उठा लिए जो कंपनी को साफ सफाई करने में काम करेंगे। जब हमने सारी स्टाफिंग कर ली तो अगला स्टेप आता है हमारे पास, दैट इज डायरेक्टिंग। जब हमने लोगों को अपॉइंट कर लिया, लोगों को ड्यूटीज बता दी, तो अब ये देखना क्या वो उसी के मुताबिक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो प्रोटोकॉल हमने सेट किया है, जो प्रोटोकॉल या जो अथॉरिटी हमने दी है, जो हमने रूल्स एंड रेगुलेशन हमने सेट करके दिए हैं, जो हार्मोनी सेट करके दी है, क्या वो उसी के मुताबिक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर वो नहीं कर रहे तो जाके वहां पर चेक करो और उन्हें बताओ कि भैया जो तरीका हमने बताया उसी तरीके से काम करो, तब हमारा ये काम पूरा हो पाएगा। यानी उन पर निरीक्षण करना, निरीक्षण मतलब डायरेक्टिंग। आप देख लो, यहां पर मैं देख पा रहा हूं कितने स्टूडेंट हैं जो ढंग से पढ़ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। दिस इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। बोलो, क्लियर हुआ? तो डायरेक्टिंग का मतलब है जो लोग हमने अपॉइंट किए थे स्टाफिंग में, वो चेक करना कि वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। तो वही लिखा है, इट इन्वॉल्व लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉय टू परफॉर्म द टास्क असाइन टू देम। जिन लोगों को जो काम दिया है उन लोगों से वो काम करवाना, और अगर उनसे वो आउटपुट नहीं निकल पा रहा तो उनको इंकरेज करना, शाबाश शाबाश और शाबाश, तुम ये काम कर सकते हो, यू कैन डू इट। ये सारी चीजें मोटिवेट करना, उनको इंकरेज करना, जिससे वो अपना डिजायर्ड आउटपुट को एक्चुअल आउटपुट में कन्वर्ट कर पाए। दिस ऑल द थिंग्स इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। बोलो, क्लियर हुआ? डायरेक्टिंग डजंट मीन कि आपको हमेशा डांटना, नहीं, आपको समझाना, आपको इंकरेज करना भी डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? जब जियो ने देखा कि एक्चुअल आउटपुट को डिजायर्ड आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए हम उन्हें डायरेक्शन दे रहे हैं, हम उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं। अब बात आया रिजल्ट का। जब रिजल्ट आया तो हमने सोच के रखा था यार 20 मिलियन सब्सक्राइबर होने चाहिए, लेकिन एक्चुअली के अंदर हमें सिर्फ 15 मिलियन सब्सक्राइबर ही मिले, 5 मिलियन नहीं मिल पाए। तो वो 5 मिलियन क्यों नहीं मिल पाए, उन वजहों को जानना और उनमें सुधार करना, जिससे हमारा डिजायर्ड आउटपुट 20 मिलियन का एक्चुअल आउटपुट 15 मिलियन से मैच हो जाए। समझ रहे हो? जो हमने सोचा, जो हमने किया, वो आपस में क्या हो जाए, मैच हो जाए। इसके लिए हम नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उस पर प्रॉपर क्या करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे कि अगर देखो तुमने नहीं किया तो तुम्हें फायर कर देंगे, तुम्हारी सैलरी काट देंगे। ये क्या है, कंट्रोलिंग है। तो देखो, कंट्रोलिंग का मतलब होता है मॉनिटर करना, निरीक्षण करना, निगरानी करना ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस पे। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस हो रही है उस पर निगरानी रखना, मॉनिटरिंग करना। एंड कंपेयर, और कंपेयर करना एक्चुअल आउटपुट को, जो आपने काम किया 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स, और स्टैंडर्ड हमने सोचा था 20 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे सिम के, तो स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करना या डिजायर्ड से कंपेयर करना, दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। और जहां कमी लग रही है उसमें सुधार करके रूल्स को चेंज करना, दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। बोलो, आपको समझ आया? तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में कितने हो गए, 5। अब आप ना आंख बंद करो, बिल्कुल प्लीज बच्चों, अगर ढंग से पढ़ना है ना तो मेरे साथ यही करो, ठीक है? आंख मत बंद करो, लेकिन चलो कॉपी बंद कर लो और पीछे बोर्ड पे मत देखना क्या लिखा हुआ है। अब आप मुझे सोचकर बताओ, सबसे पहले रिलायंस जियो ने क्या किया? सबसे पहले रिलायंस जियो ने प्लान किया कि हमें 20 मिलियन सब्सक्राइबर करने हैं, प्लानिंग, ओके। इसके बाद उस 20 मिलियन सब्सक्राइबर को गेन करने के लिए उन्होंने रिसोर्सेज को इकट्ठा किया,
ऑर्गेनाइजिंग। जब रिसोर्स इकट्ठे कर लिए तो उनको करने के लिए लोगों को अपॉइंट किया, दैट इज स्टाफिंग। जब लोगों को अपॉइंट कर दिया तो उनको मोटिवेट करना कि तुम्हें ये काम करना है और करना है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। और अगर वो नहीं कर पाए तो उन पर कंट्रोल लगाना, दैट इज कंट्रोलिंग। और यही कहलाते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो बताओ, जल्दी से बताओ कितने होते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? सबसे पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, चौथा डायरेक्टिंग, पांचवा कंट्रोलिंग। अच्छा सर एक बात बताओ, क्या हम इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं? कदापि नहीं, बिल्कुल पाप चढ़ेगा। हमें पूरे सीक्वेंस में लिखनी है, इसे याद रखना, ठीक है? तो हमें प्रॉपर सीक्वेंस इसकी मेंटेन करिए। सो आई होप गाइस कि आपको ये जो लेक्चर है वो पूरी तरीके से समझ आ गया हो। स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों अगर आप हमसे हमारा पेड वर्जन यानी पेड क्लासेस चाहते हैं तो उसके लिए हमारी मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है इकोनॉमिक्स इजी है, वहां पर आपको एक्सटेंसिव क्लासेस और भी मिल जाएंगी जहां पर आप और भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए पीस आउट।